गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम फिर से वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। आज हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना चुका हूं। ये वन शॉट वीडियो आपके रिवीजन के लिए है। हम ये पहले ही देख चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में कि भाई क्या होता है ये कि लाइफ प्रोसेसेस, ऐसी लाइफ प्रोसेस जो लिविंग थिंग के लिए या लाइफ के लिए क्या हो, बहुत जरूरी हो। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ प्रोसेस जो लाइफ के लिए क्या हो, बहुत जरूरी हो, यानी कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सर्कुलेशन की प्रोसेस। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके बिना हमारी लाइफ कंप्लीट ही नहीं हो सकती। जिसके बिना हमारी लाइफ कंप्लीट हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें हम क्या क्या देखे थे इसके पहले हमने, तो हम इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। पहले सारा न्यूट्रिशंस क्या होते हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। देन एक रेस्पिरेशन हमको इसके अंदर देखना है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन हमको पता है, रेस्पिरेशन हमने दो लेवल पे देखे थे, एक बॉडी लेवल पर और एक सेलुलर लेवल पर। बॉडी लेवल पर यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, लेकिन जो सेलुलर लेवल है वहां पर एक्चुअल क्या चल रहा था? ब्रेकडाउन चल रहा था ग्लूकोज का। क्या चल रहा था? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये 3 स्टेप में होता है। यस, 3 स्टेप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तीनों। कौन कौन सी है तीनों? ग्लाइकोलिसिस, यस ग्लाइकोलिसिस, इसी को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सारी चीजें मैं फिर से वही बोलूंगा कि भाई जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उसको ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, और ये उन्हीं के लिए जिसने पुराना वीडियो देख चुका है। देन ग्लाइकोलिसिस के बाद हम क्या देखते हैं फिर? क्रेब्स साइकिल। यस, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? TCA साइकिल भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एंड द थर्ड वन इज ETC रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन अपने को बहुत अच्छे से देखना है, कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एक एक स्टेप इसमें हमको देखना है। फिर उसके बाद हम इसमें और क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे सेल डिवीजन। क्या देखेंगे? सेल डिवीजन, जो कि 2 तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो ये सभी हम अपन इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आने वाली है इसके अंदर। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में कुछ ऐसी बेसिक प्रोसेस है जिसके बारे में आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारी बेसिक प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ मतलब हो ही नहीं सकती। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारी प्रोसेसेस आपको पता है। क्या बोला है सबसे पहले? न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन एंड यूटिलाइज्ड फूड। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं? मिनरल्स, विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उसको क्या करते हैं भाई? यूटिलाइज्ड करते हैं, यानी कि उसका उपयोग करते हैं। देन रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो भी हमने फूड लिया है उसको क्या करना? ब्रेक करना और उसमें से एनर्जी को रिलीज करना, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। देन ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सारी चीजें, मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का क्या मूवमेंट होना है, यानी कि इधर से उधर मूव होना, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। देन एक्सक्रिएशन, यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलता है उसका क्या करना? रिमूव करना। देन रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, एक ऐसी प्रोसेस जिससे सेम ऑफस्प्रिंग क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये कुछ बेसिक सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो लाइफ में होना जरूरी है। देन इसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें हैं? बोल रहा है कि भाई वेरियस ऑर्गन सिस्टम। हाँ, इसमें क्या बोलता है कि जो सिंगुलर यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल होता है उसमें सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे ही एक ऑर्गन, एक अलग ऑर्गन अपना काम करेगा। हार्ट
ट्रांसपोर्ट का काम करेगा यानी कि पंपिंग ऑर्गन, देन आपका किडनी एक्सक्रीशन का काम करेगा, लंग्स रेस्पिरेशन का काम करेगा। ये सभी अलग अलग अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ये हमको देखना है। सभी लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। सो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। देन अलॉन्ग विथ कौन कौन से भाई सब्सटेंस है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम मोस्टली रिलेटेड टू ब्रेन। क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन आर परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंट बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। बोल रहा है कि सभी अपना अलग अलग अपना काम करते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में करते हैं। यानी कि जैसे मैं बोलूं, दो दोस्त आपस में बैठ के पढ़ाई कर रहे, दोनों अपना अपना पढ़ रहे लेकिन फिर भी साथ में पढ़ रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे कि भाई ये लोग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दोनों अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं लेकिन फिर भी किस में कर रहे हैं? पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। उसको बोलेंगे अपन लाइफ प्रोसेसेस, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी में चलते रहता है। So then this overall system is an action in more or less same way in all the organism. Those are in need continuously source of energy for this purpose. अब क्या बोल रहा है कि ये लोगों को एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, डाइजेशन का काम हो रहा है, सर्कुलेशन का काम हो रहा है, एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रही है। इस प्रोसेस के लिए हमको क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। इनको खुद प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लगेगी। इसीलिए अब वो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी वो देखना है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है, एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब कुछ क्या है? मेन सोर्स है इसके। लेकिन जो हमारी बॉडी है सबसे ज्यादा प्रीफर किसको करती है? कार्बोहाइड्रेट को। इवन आपके बॉडी में सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन आपकी बॉडी सबसे पहले ब्रेक डाउन करने के लिए किसको ढूंढेगी? वो ढूंढेगी कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर फैट्स को, फिर लिपिड्स को। ये क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इन्हीं को ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के आपकी बॉडी उनसे क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी। और एनर्जी बनाएगी इसका मतलब एटीपी बनाएगी। ओके, सो हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल। जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो इसमें ब्रेकडाउन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ, सिर्फ ये फूड स्टफ नहीं है, इफ सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। सिर्फ इन चीजों से ही एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो जाती, उसके लिए आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर दैट। सो all this food stuff and oxygen are transported up to via cell circulatory system। भाई ये ऑक्सीजन कैसे और ये मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे सारे सेल में? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। देन फंक्शनिंग ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी। मतलब इन सारी प्रोसेस को क्या लगेगी? एनर्जी। ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम द फ्रूट एंड वेजिटेबल। ह्यूमन हो गया या कोई दूसरा एनिमल हो गया, ये क्या कंज्यूम? वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जिससे उनको ये प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, लिपिड्स ये क्या हो जाती है? मिलती है। Then plants are autotrophs, they prepare their own food। भाई प्लांट्स तो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। कौन सी प्रोसेस करके? फोटोसिंथेसिस करके वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। एंड दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स वेयर एज रिमेनिंग स्टोर्ड। भाई देखो प्लांट क्या कर रहा है? खुद का खाना खुद बना रहा है, जितना उसको जरूरत है वो उसको यूज कर ले रहा है और बचा हुआ स्टोर करके रख देता है फ्रूट में, सीड में और फ्लावर में, अलग अलग चीजों में। देन हम क्या करते हैं? ये सारी चीजें क्या करते हैं? वही फ्रूट उनका, वही स्टोर्ड फूड क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। बहुत सारे अलग अलग पार्ट में, जैसे कि फ्रूट, लीव, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा, अलग अलग प्लांट अपने पार्ट में क्या करता है? इन फूड को स्टोर करते जाता है और यही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे अंदर एनर्जी फॉर्म होती है। देन वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो उन सभी से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें मिलती है।
ठीक है, तो हम ये इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो भी फूड अपने लिए खाना बनाता है स्टोर करके रख देता है, वो स्टोर किया हुआ फूड हम उससे खा लेते हैं। देन वो जो स्टोर किया हुआ फूड हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उस ब्रेक करने के लिए काफी सारी क्या लगती है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं किन किन चीजों से हमें क्या मिलता है। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस मटेरियल, बोलता है कि कौन सा फूड खाना पड़ेगा हमको किस न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स कहां से, मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट मीट एंड सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। देन बोल रहा है कि भाई हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज। कितने, 4 किलो कैलोरीज मिलेगी हमको 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, ये याद रखना है। Then let us study the way but which energy is obtained. Many players are seen consume some food stuff during break of the game. क्या हुआ, बहुत सारे, अगर आप स्पोर्ट्स देखते होंगे तो बहुत सारे प्लेयर ब्रेक के टाइम में कुछ ऐसा शॉर्ट ड्रिंक लेते हैं या कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिससे उनके अंदर इमीडिएटली क्या बने, एनर्जी बने। वो डायरेक्ट शुगर को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं जिससे उनके अंदर क्या बने, एनर्जी बने। तो हमको देखना है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन कैसे क्या होता है, किस लेवल पे होता है, सारी चीजें हमको देखनी है इस चैप्टर के अंदर। यस ऑब्वियसली मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, मैंने पिछले चैप्टर के ऊपर भी 1 शॉट वीडियो बनाया, इसमें भी मैं बना रहा हूं। और मेरा 1 शॉट वीडियो का क्या मोटिव है ये आपको पता है। इसमें मैं फास्ट जाता हूं और सारी चीजें जो आपको क्लियर करनी है वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जस्ट फॉर एक इसलिए ये रिवीजन के लिए। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है भाई, रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल, 2 लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल पर क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेकिन सेलुलर लेवल पर जो फूड स्टफ है क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। विथ और विदाउट बोले तो अगर ऑक्सीजन के हेल्प से होता है तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और बिना ऑक्सीजन के हेल्प से होता है तो हम बोलेंगे उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक के सारी बातें क्लियर है। तो हम चलते हैं एक एक करके, जैसे कि यहां पर यहां बच्चा दिखाया है कि भाई ये ब्रीदिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, जो हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन कब तक नहीं बोलते, जब तक कि उसमें एनर्जी ना प्रोडक्शन हो। तो बॉडी लेवल पर यहां पर ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन सेलुलर लेवल पर एग्जैक्ट क्या चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, जहां पर आपके ग्लूकोज को तोड़ के, यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ के एग्जैक्ट एनर्जी बनाई जा रही है। एनर्जी कौन है, ATP, adenosine triphosphate। Is that clear? So what is cellular respiration? अब आ जाते हैं अपन कि भाई क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से ही हमको लगता है कि कहां पर होगा, सेल लेवल पर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर food production of for energy required for daily need. This energy is obtained in the form of ATP for this purpose. इस पर्पस के लिए ग्लूकोज को क्या दिया जाता है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देन वही बताया सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरीके का, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक एक करके ये दोनों रेस्पिरेशन देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, यस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है क्या क्या, ग्लाइकोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैं कुछ बता दूं, ये कहां पर होगा, ये आपके साइटोप्लाज्म में होगा। कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें जो आपका ग्लूकोज है, उसको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल। सभी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके, पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के। देन आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
NaDH2 मिलेगा एंड ऑल, और भी बहुत सारी चीजें, वाटर, ये सारी चीजें मिलेगी। तो ग्लाइकोलिसिस कहां पर होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा आपका साइटोप्लाज्म में। ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होती है परफॉर्म? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, इसको माइटोचॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर? मैट्रिक्स में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पर। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन ये भी कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। कहां? इनर मेम्ब्रेन में। तो ये सारी चीजें, सारी रिएक्शंस हमको देखना है। मैंने बहुत अच्छे से स्लो इसके ऊपर टॉप वीडियोस बनाए हैं। तो यहां पर अपन कैसे जाएंगे? ऐसे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन कहां पर? साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेल है, सेल के अंदर जो भी पार्ट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। देन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होगा और हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? हमको मिलेगा पायरुविक एसिड, एटीपी, NaDH2 एंड वाटर। कितने? वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल। इन सभी के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये देखो एटीपी तो स्टोर हो जाएगा, NaDH2 बाद में काम आएगा, वाटर तो रिलीज हो जाएगा, बचा पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है ये एसिटिल कोएंजाइम ए में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। और यही एसिटिल कोएंजाइम ए नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी धीरे धीरे इससे क्या प्रोसेस से रिलीज होते जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट है। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रिएट होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम से एक्सक्रिएट हो जाएगा। ओके, देन सेकंड हमारा आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल। ओके, तो ये कहां पर होगा मैंने बताया था। तो जो आपका एसिटिल कोएंजाइम ए अभी अभी बना है वो एंटर कर जाएगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ओपन ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसकी रिएक्शन चलने वाली है। इससे क्या होगा? जो एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा थ्रू साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें से क्या क्या मिलेगा भाई? हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NaDH2, FADH2 आर डिराइव्ड। इतनी सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पायरुविक एसिड अंदर गया, अंदर एसिटिल कोएंजाइम में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। और ये क्या बना रहा है? अब ये आगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यहां पर चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है। NaDH2, FADH2 चीजें बनते रहेगी। देन थर्ड क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है? ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होती है। कहां पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जिसपे से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। सो जो NaDH2 और FADH2 अभी तक के हमको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से मिले, वो यहां पर यूज होने वाले हैं इन फॉर्म ड्यूरिंग इन अबोव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। वही 2 मॉलिक्यूल हमको ATP के मिलेंगे कहां से? FADH2 से। सिंपल सा ये समझो कि एक FADH2 से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगा और NaDH2 से हमको 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा। ये बहुत जरूरी है याद रखना। देन बिसाइड ATP वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। भाई ATP के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यहां पर जो ग्लूकोज है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस अलोंग विथ एनर्जी। H2O
CO2 और एनर्जी, ये तीनों चीजें यहां पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और आपका यहां पर पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ओके, अब हमको क्या मिला? एटीपी मिला। एटीपी मिला तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखो एडेनिन का यहां पर बेस है और राइबोज शुगर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडेनोसिन। और यहां पर 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्राइफॉस्फेट। देखो यहां पर 3 फॉस्फेट अटैच है, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दो फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तब वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और आपका एटीपी का किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहां पर 3 फॉस्फेट है, यहां पर 2 फॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो एनर्जी भी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो वही बताया इसने कि जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड किसके फॉर्म में प्रेजेंट है या स्टोर्ड है? बॉन्ड के फॉर्म में, बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू ईच अदर। दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल एज पर नीड। जरूरत के हिसाब से ये क्या होता है? सेल में स्टोर्ड होता है। देन केमिकली एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। इट कंटेन अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या क्या होता है इसमें? नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, जो कि कौन है? एडेनिन है। पेंटोज शुगर बोले तो राइबोज, और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। और एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। इसीलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। ठीक है, यहां तक के क्लियर है सभी को? देखो आपको कोई भी और थोड़ा सा अलग से नॉलेज चाहिए होगा तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं इसे और डीप में एक्सप्लेन करो, मैं कर सकता हूं। देन अब क्या बताया है कि और हम कौन से अलग अलग, जैसे हमने तो अभी तक एक कार्बोहाइड्रेट की बात की, यानी कि ग्लूकोज की बात की, तो अभी प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं। इफ इट इज देयर, यस चेंज द कलर, यस व्हाइट ले लेते हैं। इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, यानी कि कम अमाउंट में, समझ लो कि आप डाइट पे हो, आप काय पे हो? डाइट पे हो, और आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा? बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। तो वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो फास्टिंग होगा, आपने उपवास रखा होगा, हंगर। Then lipid and protein are used for energy production. तब जाके हम लिपिड और प्रोटीन का यूज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, वेयर एज प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो भाई जो लिपिड है आपका किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड में। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब ब्रेक होगा तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर उससे हमको क्या मिलेगा? जो फैटी एसिड है और जो आपका अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटिल को एंजाइम ए में। और एसिटिल को एंजाइम ए आपको पता है फिर वो आगे की रिएक्शन कहां पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एसिटिल को एंजाइम ए एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिंपल सी कहानी है भाई। जो आपका ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस चलती है, देन वो किस में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिल को एंजाइम ए में। लेकिन जो लिपिड और प्रोटीन है आपका वो डायरेक्ट फैटी एसिड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और उससे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिटिल को एंजाइम ए में। ठीक है, यहां पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी देखना है हमको। सो भाई क्योंकि साइंटिस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप साइंटिस्ट के बारे में नहीं जानोगे तो साइंटिस्ट कैसे बनोगे? साइंटिस्ट कैसे बनोगे? है कि नहीं? बनना है कि नहीं बनना है? यस, ठीक है। सो क्या बात हो रही है यहां पर? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में कि क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सो प्रोसेस ऑफ, मतलब अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्यों ईएमपी पाथवे कहते हैं? देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो डिस्कवर्ड 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। एक का नाम था गुस्ताव एम्बेडेंट, देन ओट्टो मेयरहॉफ एंड जैकब पारनास। यहां पर देखो एम्बेडेंट का ई ले लेते हैं, ओट्टो मेयरहॉफ का एम ले लेते हैं और जैकब का पारसन का पी ले लेते हैं। तो EMP, इसके ऊपर से इसका नाम क्या पड़ गया? EMP पाथवे। ठीक है, हेंस ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड एज एम्बेडेंट मेयरहॉफ पारनास पाथवे। बोले तो
CMP पाथवे। ओके देन अब जो साइक्लिकल रिएक्शन है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब। किसने डिस्कवर किया था? सर हेंस क्रेब, साइंटिस्ट का नाम था। सो हेंस दिस साइकिल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। He has been awarded the Nobel Prize in 1953। इनको इस साइकिल के लिए सोचो 1953 में क्या मिल गया था? नोबेल प्राइज मिला था क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी के लिए। यस, यहां पर थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था यानी कि जो ग्लूकोज था, जो क्या था? ग्लूकोज था। मे बी यहां पर मैं रेड कलर लूंगा तो बहुत बेटर सीन करेगा। यस, यहां पर जो आपका ग्लूकोज था वो क्या होगा? यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस होगी, देन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए, देन क्रेब्स साइकिल चलेगी और फिर आगे की रिएक्शन होगा। लेकिन लिपिड में हम क्या देख रहे थे? फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा और फैटी एसिड से सीधा एसिटिल को एंजाइम में, वैसे ही प्रोटीन से अमाइनो एसिड में और फिर एसिटिल को एंजाइम ए में। तो यहां पर फिर बताया है ये तो एरोबिक रिएक्शन हो गई। कौन सी? एरोबिक। लेकिन यहां पर कौन सी बताया? एनारोबिक। एनारोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका फर्मेंटेशन होगा। यहां पर भी देखो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट फिर फर्मेंटेशन। यहां पे फर्मेंटेशन क्या है? मेन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यहां पर फर्मेंटेशन नहीं भूलना। अब फर्मेंटेशन से अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है, फर्मेंटेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये जो लैक्टिक एसिड, जब आप कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट कर रहे हैं जिसमें आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है, जिसके वजह से आपके मसल्स में ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होते जाता है और जिसकी वजह से आपको थका हुआ, टायर्ड फील होता है। ओके देन अल्कोहल से ईस्ट, यहां पर भी वेरियस माइक्रोब्स और एरिथ्रोसाइट मसल्स। ओके यहां तक के क्लियर है। तो अब हम देखेंगे एनारोबिक रिएक्शन। पट से बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं, वो ऑक्सीजन में जिंदा ही नहीं रहते। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से मर जा रहे हैं तो क्या ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे? उसलिए वो क्या रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन, एग्जांपल मैनी बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया है। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म है परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप, ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, लेकिन यहां पर ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता तो पूरा का पूरा यानी कि जितने ज्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी मिलनी चाहिए थी उतनी मिलेगी क्या? नहीं। इसलिए यहां पर अमाउंट ऑफ मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। बोल रहा है कि जो पायरुविक एसिड है प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड। देखो ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। आगे अगर आपको क्रेब्स साइकिल या फिर ईटीसी रिएक्शन परफॉर्म करनी है तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट ग्लूकोज में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो यहां पर फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? यहां पर प्ले करता है। यहां पर एग्जांपल बताया गया कि एक फुटबॉलर है भाई, ये बहुत खेल रहा है, तो क्या हो रहा है? इसके मसल्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से इसके बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गया है, तो उसकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लग रही है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। और लैक्टिक एसिड जैसे जैसे एक्यूमुलेट होगा तो इस भाई साहब को कैसा फील होगा? इस भाई साहब को फील होगा, कहा गया? फील टायर्ड। कैसा? टायर्ड। ओके यहां तक के क्लियर है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत बड़ी बड़ी चीजें अभी बाकी है। देखो न्यूट्रिएंट्स बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं फिलहाल तो ये, लेकिन सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स जो भी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और इन सबको जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपके लिए न्यूट्रिशन बन जाता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब ये होता है जब आप बिना कार्बोहाइड्रेट के, क्या बोल रहा हूं मैं? बिना कार्बोहाइड्रेट के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बोल रहा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू
नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि बिना कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि प्रोटीन से अगर आप ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ये डेफिनेशन में आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। देन द प्रोटीन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई प्रोटीन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से, ये पिछले चैप्टर में हमने देखा है। प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, दोज अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। ये प्रोटीन बन जाता है और फिर ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर उसकी नीड होती है, वाया blood. So from this amino acid, organs and cell produce various proteins necessary for themselves. मतलब अपने जरूरत के हिसाब से वो लोग अपने प्रोटीन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड, जो एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन है उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। यहां पर भी सेम है, 4 किलो कैलोरीज मिल रही है हमको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वहां पर भी हमको 4 किलो कैलोरीज मिल रही थी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहां पर 4 किलो कैलोरीज फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। देन रुबिस्को एक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। देन अमाइनो एसिड के बारे में बताया गया। ओके, लिपिड के बारे में क्या बोल रहा है, ये लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बनी हुई है, इसी लिपिड से बनी हुई है। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये तो ट्राइग्लिसराइड जो आप फैट बोलते हो वो कौन है, यही है। फैट बोले तो ट्राइग्लिसराइड, और कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा। ये सब लिपिड्स के क्या है, टाइप है, लिपिड्स के टाइप है, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स। नाउ यहां पर दिखाया आपका जो सेल का मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना हुआ है। ठीक है, देन सब्सटेंस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड। एक्सेस लिपिड आर स्टोर्ड, जब ज्यादा लिपिड हो जाता है ना तो वो स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में। देन क्या बोल रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, अभी तक जो हम देख रहे थे 4 किलो कैलोरीज मिल रही थी हमको कार्बोहाइड्रेट से, 4 किलो कैलोरीज मिल रही थी हमको प्रोटीन से, लेकिन यहां पर 9 किलो कैलोरीज मिल रही है, लेकिन किससे, लिपिड से। ठीक है, 1 ग्राम, ये सभी कितना है, 1 ग्राम। तो वही बोला है कि 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड। व्हेन लिपिड इज डाइजेस्टेड इट फॉर्म्स फैटी एसिड। जब ये लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ लिपिड। फैटी एसिड भी किसका कंपोनेंट है, लिपिड का ही। ओके, तो वही सारी चीजें यहां पर भी और उसने बताई है कि भाई डाइजेशन के बाद फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब अप टू डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर विद इन द बॉडी। डाइजेशन होने के बाद उसको हर तरफ क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे हमारे फिर से नए मेम्ब्रेन्स बनते हैं। फैटी एसिड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्व्स। एग्जांपल जो फॉस्फोलिपिड बताया था मैंने, फॉस्फोलिपिड यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसी से बनी हुई है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है। सो फॉस्फोलिपिड विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। देखो, अगर बहुत ज्यादा ही फास्ट होता होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी स्पीड तो बहुत है, बट डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, देन फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन। देखो, ये जो फैटी एसिड है इसी से प्रोजेस्टेरॉन भी बनता है, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा, एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। जो आपके नर्व सेल का एक्सॉन होता है उसके बाहर की कवरिंग भी किससे बनी होती है, इसी फैटी एसिड से, यानी कि लिपिड से बनी हुई होती है। यहां तक के सभी को क्लियर है। देन विटामिन तो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस कंपाउंड, अलग स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप के क्या है ये स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स है। ओके, विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सारी चीजें, सारे फंक्शंस बराबर परफॉर्म हो उसके लिए विटामिन बहुत जरूरी है। यहां पर बोला है कि 6 मेन टाइप्स के विटामिन बताएं, A B C D E K, A B C D E और K। जो विटामिन A D E K है वो कैसा है, वो है फैट सॉल्युबल। बोले तो फैट सॉल्युबल, इसको हम ऑयल सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। देन जो B और C विटामिन है वो कैसा है, वाटर सॉल्युबल, यानी कि सिर्फ वाटर में ही सॉल्युबल होता है। मतलब A D E K ये वाटर में होने वाला है कि सॉल्युबल, बिल्कुल भी नहीं।
देन विटामिन लाइक रिबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 भी कहते हैं और निकोटिनामाइड जिसको विटामिन B3 कहते हैं आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ FADH2 और NADH2 रिस्पेक्टिवली। देखो FADH2 NADH2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। अगर FADH2 NADH2 नहीं बनता है इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में विटामिन B2 और विटामिन B3 की क्या है, कमी हो गई है। देन वाटर हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। देखो कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी क्या हो गई, पानी पानी हो गई, बॉडी क्या हो गई, पानी पानी हो गई। 65 to 70% वाटर इन अवर बॉडी, जिसमें से जो हमारा प्लाज्मा है यानी कि जो बॉडी वेट बताया 70% वाटर का है। और ब्लड प्लाज्मा में कितना, ब्लड प्लाज्मा बोले तो हमारा ब्लड दो चीजों से बना है, एक कॉर्पोस्कल्स यानी कि सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में भी क्या है, 90% वाटर है। और फंक्शनिंग ऑफ सेल देयर बाय होल बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हैंस देखो बोल रहा है कि वाटर बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हमको चक्कर आने लगता है, बेहोशी जैसा लगने लगता है, कमजोरी जैसा लगने लगता है। इसलिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट और मेन न्यूट्रिएंट्स है। ओके, देन फाइबर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी एक टाइप के प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। सो फाइबर्स क्या बोल रहा है कि भाई ये जो फाइबर्स है किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं अदर सब्सटेंस और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होंगे उससे हमको मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा और सीरियल्स से हमको ये सारे फाइबर्स मिलेंगे। Then the most important topic of this chapter is cell division, an essential process. Cell division भी एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमको ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखेगी। मतलब ग्रोथ हो रही है तो सेल डिवीजन हो रहा है ना, तभी तो ग्रोथ हो रही है। विदाउट सेल डिवीजन देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ। तो क्या बोल रहे हैं हम कि सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर क्या क्या वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस किस सेल में होते हैं, सोमैटिक सेल में, मियोसिस जर्म सेल में। और जो हमारा माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम 46 होते हैं उससे 46 ही मिलने वाले। लेकिन जो हमारा माइटोसिस है मियोसिस है उससे रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि 46 से 23। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वन इज माइटोसिस अनदर वन इज मियोसिस। तो किस किस में ये सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो माइटोसिस कहां देखने को मिलता है, माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल या सोमैटिक सेल में। व्हाट इज सोमैटिक सेल, जर्म सेल को छोड़ के सभी सोमैटिक सेल। तो व्हाट इज जर्म सेल, जर्म सेल बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दें तो बाकी सारे जो हमारे बॉडी में सेल है वो क्या है, वो है हमारे सोमैटिक सेल। तो व्हाट इज जर्म सेल एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सेल, जो हमारे स्पर्म एंड ओवम है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जर्म सेल। इनको छोड़ दे तो स्किन, कान, किडनी, नाक, सब जगह के हमारे जो सेल है वो क्या है, सोमैटिक है। देन मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल, और जो सिर्फ मियोसिस कहां पर होता है, जर्म सेल में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म एंड ओवम वाले सेल में। ओके, देन आफ्टर दैट ये क्या बोल रहा है कि whereas before study of cell division we should not know the structure organization of cell that we have studied earlier. Each cell has a nucleus. Then before any type of cell division, हर एक टाइप मतलब सेल डिवीजन, देखो हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। जब मुझे बताओ दो सेल, एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल बराबर होना चाहिए ना, डीएनए बराबर होना चाहिए। इसीलिए उस डीएनए को तो डबल होना पड़ेगा, डुप्लीकेट होना पड़ेगा। तो पहले वो डबल होगा, फिर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इस तरीके से हमको दो सेल देखने को मिलेंगे। तो सेल डबल अप क्रोमोसोम, सेल क्या करता है, क्रोमोसोम को डबल कर लेता है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियर, दैट इज क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, इज 2n, इट इज डबल्ड अप टू 4n। 2n तो पहले ही है, 2n बोले तो 46, ये क्या कर लेता, 4n हो जाता है, यानी कि मे बी सॉरी मेरे को आता नहीं है मैथ्स, उतना अच्छा नहीं आता। यहां पर करते हैं इस तरीके से, 6 2 जा 12, देन 4 2 जा 8 और 9, यस 92, कितने 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। देन जब दो सेल बनेंगे तो 46 और 46 अलग अलग फिर से डिवाइड हो जाएंगे। सो क्या बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, वेयर ए सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रेजेंट इन n कंडीशन। इसका मतलब यह है सिंपल सा कि जो क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं फिर वो प्रॉपर अलग अलग अपने सेल में चले जाते हैं और अपने अपने कैरेक्टर्स लेकर के जाते हैं। ओके, देन क्रोमोसोम
का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो यहां पर देख लो, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म एंड ऐसे ऐसे होते हैं। एक्स क्रोमोसोम अलग होता है, वाई क्रोमोसोम अलग होता है, वो बातें अलग है। लेकिन अब अपने को देखनी है माइटोसिस। माइटोसिस में अपने को पहले देखना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, खत्म, कहानी खत्म है। लेकिन ये जो माइटोसिस है आपका 4 स्टेप में होता है, ठीक है। माइटोसिस में ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है देखो कैसे हो रहा है, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये ऐसे फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में बॉडी अपने आप को तैयार करेगी कि मुझे क्या करना है, क्रोमोसोम को कंडेंस्ड करेगी, एकदम टाइट करेगी, क्रोमोसोम का फॉर्म लेगी। देन मेटाफेज में एक इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज हो जाएंगे। टीलोफेज में दोनों एनाफेज में दोनों अलग होने लगेंगे, और टीलोफेज में एकदम टेल पे पहुंच जाएंगे और दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, सो वन बाय वन सारे फेजेस अपन देखते हैं कि कौन कौन से फेजेस इसमें इन्वॉल्व है। सो प्रोफेज, देखो प्रोफेज में यहां पर स्ट्रक्चर से ही देख के लग रहा है कि जो हमारा थ्रेड लाइक ऐसा क्रोमोसोम हुआ करता था वो एकदम कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो गया है। ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। सो इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्टेड टू अपीयर अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो इनको क्या कहते हैं हम, सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड के साथ दिखने लग रहे हैं। देन सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये जो सेंट्रियोल एक होता है ये भी डबल हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो, ये जो न्यूक्लियोलस है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे 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 डिसअपीयर होने लगती है, यानी कि गायब होने लगती है। किस फेज में, प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स भी आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपीयर इन द मेटाफेज, क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। ये वाली स्टेज सबसे ज्यादा विजिबल है, बोले तो सबसे अच्छे से जो स्टेजेस देखने को मिलती है हमको वो कौन सी देखने को मिलती है, मेटाफेज, along with their sister chromatid. Now all chromosomes are arranged parallel to equatorial plane of the cell. Then special type of flexible protein, वही flexible protein कौन है, फाइबर, ये जिसको बोला स्पिंडल फाइबर्स are formed between centromere of each chromosomes and both centrioles. ठीक है, ये अटैच हो गया भाई। अब जैसे ये अटैच हो गया तो ये दोनों आपस में इधर इधर क्या करना शुरू करेंगे, इसको अपने तरफ पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल करेंगे। सो ये यहां पर एनाफेज में देखो पुल हो रहा है तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। देखो बनाना, जब हम केले लेने जाते हैं तो उसके पास ऐसा पूरा बनाना का बंच होता है। तो ये भी बोल रहे हैं, साइंटिस्टों ने बोला है कि ये जब अपने तरफ ऐसे खींच रहे हैं तो ये यहां पे तो आपको काफी डिस्टेंस देखने को मिल रहा है लेकिन एकदम पास पास में होते हैं फिर भी। तो ये कैसा दिखता है, बंच ऑफ बनानास। क्या दिखता है, बंच ऑफ बनानास। और अपने अपने तरफ खींचकर लेकर के जा रहे हैं। इन इनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, स्पिंडल फाइबर की मदद से। देन सेपरेट सिस्टर, जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो सेपरेट हो जाता है, आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। पहले तो ये दोनों एक क्रोमोसोम था और आपस में ये सिस्टर्स थी, अब ये दोनों सिस्टर्स अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई है और उनको क्या कहेंगे हम, डॉटर क्रोमोसोम। देन क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक, क्या बोला था मैंने, बंच ऑफ बनानास। यस, बंच ऑफ बनाना। नाउ इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये दोनों अपने अलग अलग अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये इस पोल में पहुंच चुका है, ये इस पोल में पहुंच चुका है। वापस से इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, दोनों में न्यूक्लियोलस आ जाएगा। क्रोमोसोम फिर वापस से क्या होने लगेगा, पहले कंडेंस्ड हुआ था तो अब डीकंडेंस्ड होने लगेगा। कौन से फेज में, इसके बाद वाली फेज जो की है टीलोफेज में। देखो यहां पर दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुके हैं यहां पर। ठीक है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है फिर से डिसअपीयर, क्रोमोसोम बोल रहा हूं, क्रोमोसोम डिसअपीयर नहीं, डी कंडेंस्ड होने लगेगा। जो न्यूक्लियोलस है वो वापस से आने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगी और आपका दो अलग अलग न्यूक्लियस इस स्टेज के अंदर बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये प्रोफेज के एकदम अपोजिट है तो भाई बिल्कुल है। सो टीलोफेज, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल नाउ स्टार्टेड टू डीकंडेंस्ड ड्यू टू दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक। और इसके वजह से वो कैसे हो जाएंगे, फिर से थ्रेड लाइक हो जाएंगे और थ्रेड लाइक हो जाएंगे तो दिखना फिर से बंद हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आने लगेगी,
then thus the two daughter nuclei are formed in a cell. Nucleolus also appears in each daughter cell और spindle bundle completes disappear, और जो spindle bundle था वो क्या होने लगेगा, फिर से disappear होने लगेगा. In this way karyokinesis complete and cytokinesis begin. यहां पर karyokinesis complete हो गया क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया. अब हमको क्या देखना है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन. साइटोकाइनेसिस तो बहुत इजी है. ये देखो, ये न्यूक्लियस बन गए, यहां से धीरे 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 फरो डेवलप होगा और ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा. द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर formed are called as daughter cell. यहां पर हमको दो नए daughter cell देखने को मिल जाएंगे. और in this process a notch is formed at the equatorial plane. ये जो equatorial plane पे एक notch बन जाएगा of the cell which deepens gradually, धीरे 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 deepens जाएगा and thereby two new cells are formed. दो नए सेल मिलेंगे. However, इस केस में क्या होगा, प्लांट इंसर. हाँ देखो भाई, ये एनिमल के केस में इजी है. क्या है, एनिमल के केस में इजी है, लेकिन प्लांट के सेल में होता है सेल वॉल. प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन वहां पर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड होता है. इसलिए प्लांट में ऐसी सेल प्लेट डेवलप होती है. क्या, ऐसी सेल प्लेट डेवलप होती है. देन ये बाद में सेल दो अलग अलग हो जाते हैं. सो इन केस ऑफ प्लांट सेल, इंस्टेड ऑफ द नॉच अ सेल प्लेट क्या डेवलप होती है, सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली along middle of the line of cell and thus cytokinesis is कंप्लीटेड. और वहां पर साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखा हमने माइटोसिस, जो कि एक सेल से दो सेल डिवाइड हो गए, 2 से 4 होंगे. देन अब अपन देखेंगे भाई, हाँ देखो क्या बोल रहा है ना, मजेदार वीडियो, मजा आ रहा ना. सो माइटोसिस इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. भाई बॉडी के ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत जरूरी है. बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन एंड इमेसिएशन, बॉडी वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एक्सेट्रा. भाई हमारे बॉडी में जो भी घाव लग जाता है उसको हील करने में भी इसमें हेल्प करता है. यानी कि यहां की स्किन चली गई, यहां मेरा एक्सीडेंट हुआ, यहां की स्किन निकल गई, तो यहां की स्किन आएगी कैसे, वहां पर सेल डिवीजन होगा, नए सेल्स वहां पर फॉर्म होंगे और वो स्किन को वापस से क्या करेंगे, फिल करेंगे. यस, मियोसिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये किस में होगा, जर्म सेल और सोमेटिक सेल. यस, किस सेल में, जर्म सेल में हमको मियोसिस देखने को मिलेगा. इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो इससे हमको 4 सेल मिलेंगे जिसमें 23 क्रोमोसोम होने वाले हैं. लेकिन अभी जो हमने माइटोसिस देख के आया उसमें 46 से हमको सिर्फ 2 सेल मिलते हैं जो कि 46 और 46 वाले ही होते हैं. तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, एकदम बहुत अलग है और इंपॉर्टेंट भी है. मियोसिस के वजह से ही सेल टू सेल क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है जीन्स के बीच में. तभी तो भाई बहन भाई भाई आपस में सेम नहीं होते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है इसी के वजह से. किसके वजह से, मियोसिस के वजह से. तो क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म 4 डॉटर सेल. कितने सेल मिलेंगे, 4, और वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेट, यानी कि 23 क्रोमोसोम. देन दैट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड मियोसिस. ओनली जर्माइनल सेल आर डिवाइडेड बाय मियोसिस. सिर्फ और सिर्फ जर्माइनल यानी कि जर्म सेल डिवाइड होते हैं, यानी कि स्पर्म एंड ओवम सेल. मियोसिस इज कंप्लीटली थ्रू 2 स्टेज, कंप्लीट 2 स्टेज में होता है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 स्टेज में होता है भाई. मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो मियोसिस 2 है वो एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह है. ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर. यहां पर मैंने बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है, अलग अलग, इधर का जीन इधर का जीन इधर आ जाता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं. और इसी क्रॉसिंग ओवर के वजह से जो 4 डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली अलग अलग होते हैं, पेरेंट सेल्स एंड फ्रॉम द ईच अदर टू. पेरेंट के सेल से भी अलग होते हैं और खुद भी आपस में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. सो मियोसिस 1 इज परफॉर्म इन 4 स्टेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. देन इसमें प्रोफेज जो 1 है ये सबसे बड़ी फेज है क्योंकि इसके अंदर फिर से 5 चीजें आ गई है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और क्या है फिर, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. सो ड्यूरिंग पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर इज ऑकर. जो पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जो एग्जैक्ट रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं हम, जीन की हेराफेरी, वो कहां पर होती है, पैकेटीन में होती है. ये जो प्रोफेज 1 के अंदर ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व है.
देन क्या बोल रहा है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है मियोसिस। अगर आपको माइटोसिस समझ गया तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है कौन, ये आपके फादर का क्रोमोसोम है और ये आपके मदर का क्रोमोसोम है, और ये दोनों किस चीज के लिए कोड करते हैं, आपके हेयर कलर के लिए, अगर बालों के कलर के लिए, तो ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब आए दोनों अलग अलग पेरेंट्स से लेकिन एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बोल रहा है कि भाई 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। यहां पर देखो सारी स्टेजेस बताई गई है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 के बारे में। पहले ऐसे होता है और ये सारी कंडीशंस होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देन मियोसिस 2, मैंने फिर बोल रहा हूं कि मियोसिस 2 एग्जैक्ट होता है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। यहां पर 2 सेल, देन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और यहां पर देखो हमको 4 सेल्स देखने को मिल रहे है। तो ये जो चारों सेल है ये कैसे हैं, चारों सेल जो मिल रहे हैं हमको वो कैसे है, हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड है क्या, नहीं, हैप्लॉइड है, यानी कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। देखो पहले ही बोल दिया, माइटोसिस इन दिस स्टेज द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म, कितने, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देखने को मिलती है। तो इस चार्ट से हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सो क्या बोला है, मियोसिस में भाई एक सेल होता है, वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि क्रोमोसोम यहां पर देखो डबल कर लिए इसने, फिर यहां पर और यहां पर, ये देखो 2n लिखा है, 2n बोले तो डिप्लॉइड, बोले तो 46 क्रोमोसोम, और यहां पर भी 2n और यहां पर भी 2n, यानी कि हमको डिप्लॉइड से डिप्लॉइड मिलता है, यानी कि 46 से 46 और 46 क्रोमोसोम वाले ही सेल मिलते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये अपने आप के डीएनए को रेप्लिकेट करता है। मियोसिस 1 से हमको 2n मिलता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, n और n में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक के क्लियर है सभी को। सो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। 3rd चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।